मेरे प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। जेम्स हेडली चेस का उपन्यास चौथा इक्का भाग 4 और ये अंतिम भाग है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। दोपहर को भूख लगने के कारण ग्रेनविल टेरेस पर चला आया, जहां पर हेल्गा फाइलें देखने में व्यस्त थी। ग्रेनविल को देखकर हेल्गा के चेहरे पर रौनक आ गई। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है डार्लिंग? अब तो कुछ ठीक है, ग्रेनविल ने अपनी आवाज में कमजोरी पैदा करके कहा। जरा कॉफी पीने का मन कर रहा था। लो अभी लो, कहकर हेल्गा ने घंटी बजाई। उसी क्षण हेकल वहां पहुंच गया और हेल्गा ने उसे ग्रेनविल के लिए कॉफी लाने को कहा। थोड़ी देर पश्चात जब हिकल कॉफी देकर चला गया तो ग्रेनविल ने हेल्गा से कहा, तुम तो जब देखो काम में डूबी रहती हो। जब इतने बड़े कॉरपोरेशन का बोझ कंधों पर हो तो काम तो करना ही पड़ता है। थोड़े दिनों बाद जब तुम मेरे जीवन साथी बन जाओगे, मेरा बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा। हाँ, क्रिस ने जवाब दिया और मन ही मन सोचने लगा, अब मेरी मुक्ति के कुछ ही घंटे बाकी हैं। क्रिस, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि तुम हिकल के साथ स्नेह से पेश आया करो। वह हमारे विवाह को सख्त नापसंद करता है। तुम एक नौकर की पसंद और नापसंद को इतना महत्व देती हो। यह सुनकर हेल्गा कसाव में आ गई। देखो क्रिस, तुम्हें छोड़कर हिकल मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्व रखता है। वह एक वफादार, मेहरबान और निहायत भरोसेमंद आदमी है। इसके अलावा मेरी मुश्किलों में उसने मेरी बहुत सहायता की है। मैं तुम्हें स्पष्ट कर दूं कि तुम्हें उसके साथ बनाकर रखनी पड़ेगी। जैसे तुम कहोगी, ग्रेनविल ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। कुछ देर पश्चात क्रिस अपने कमरे में चला आया और हेल्गा अपने काम में ऐसी रत हुई कि उसे रात ढलने का पता नहीं चला। तब क्रिस टेरेस में आया और हेल्गा ने अपनी फाइलों को एक तरफ रख दिया और उससे बातें करने लगी। फिर उन दोनों ने वहीं टेरेस पर इकट्ठे डिनर किया। डिनर के बाद क्रिस ने हेल्गा से कहा, अब तुम हेकल को उसके कमरे में भेज दो, फिर निश्चिंत होकर बेडरूम में बैठेंगे। सो हेल्गा ने हेकल को बाहर का दरवाजा बंद करके अपने कमरे में जाने को कहा और क्रिस को अपने बेडरूम में ले गई। क्रिस ने बेडरूम का टीवी चला दिया। उस समय टीवी पर एक बहुत रोचक नाटक आ रहा था। हेल्गा उस नाटक को देखने में मगन हो गई। फिर क्रिस बाथरूम जाने के बहाने से कमरे से बाहर आया और प्रवेश द्वार के पास जाकर चटकनी हटा दी। तब वह बाथरूम में गया और फ्लश बहाई और बेडरूम में आकर हेल्गा के पास बैठ गया। एन जब घड़ी की सुई ने 11 का स्पर्श किया तो प्रवेश द्वार धड़ाम से खुला तथा दो आदमी सिरों पर टोप पहने और हाथों में बंदूकें पकड़े बेडरूम के अंदर घुस गए। आर्चर अपने किराए के विला में प्रवेश द्वार पर खड़ा था और बार बार अपनी घड़ी की ओर देख रहा था। हर बीतते क्षण के साथ उसकी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। कोई 11:30 बजे के करीब जब उसे मर्सिडीज विला के बाहर खड़ी होती दिखाई दी तो उसकी जान में जान आई। सबसे पहले ग्रेनविल मर्सिडीज से नीचे उतरा था और लंबे लंबे डब भरता हुआ विला के अंदर चला आया था। कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आशा ने पूछा। कोई तकलीफ नहीं हुई, एकदम परफेक्ट काम हुआ है। अभी आराम से बात करते हैं, कहकर आशा सेजेटी और बेलमोंट के पास आया और उनका भुगतान करके वहां से चलता कर दिया। तब आशा ने अलमारी के पास आकर विस्की की बोतल निकाली और 2 गिलासों में डालकर ग्रेनविल के सामने आकर बैठ गया। अब तो मुझे पूरा किस्सा सुनाओ, आशा ने कहा। ग्रेनविल ने अपने गिलास से 2-3 चुस्कियां लेकर गिलास एक तरफ रख दिया। मैंने 9 बजे ही हेल्गा से कहकर हिकल को चलता करवा दिया था और हेल्गा के साथ बेडरूम में आ गया था। संयोग से उस समय टीवी पर एक बहुत रोचक नाटक प्रसारित हो रहा था। हेल्गा उसे देखने में मगन हो गई थी। तब मैं बहाना करके बेडरूम से बाहर आया था और प्रवेश द्वार की चटकनी खोल दी थी। एन 11 बजे ये दोनों आदमी वहां पहुंचे थे और मुझे एवं हेल्गा को धमकाने लगे थे। उन्होंने हेल्गा से कहा था कि यदि तुम इस यानी मेरी आदमी की खैर चाहती हो तो पुलिस को सूचित करने का प्रयास मत करना।
कल तक तुम्हें सूचना मिल जाएगी कि इस आदमी की रिहाई के लिए तुम्हें कितनी फिरौती देनी होगी। हेल्गा ये सुनकर पत्थर की मूर्ति की तरह स्तब्ध रह गई। फिर वे मुझे कार में बिठाकर यहाँ ले आए। सो इस प्रकार अब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मानो कैद से छूट कर आया हूँ। वे औरत तो मेरी तानाशाह है। तुम यह सब छोड़ और यह बताओ कि हेल्गा वाकई तुम पर रिझी हुई है। आर्शा ने कहा, इस बारे में निश्चिंत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह तुम पर रिझी हुई नहीं है तो पुलिस को रिपोर्ट कर देगी। इस बात से आर्शर एवं ग्रेनविल दोनों अनभिज्ञ थे कि सेजेटी ने कुछ आगे जाकर अपनी फॉक्स वैगन रोक दी थी और बेलमोंट बढ़ने के आदेशानुसार कार से उतरकर विला वापस लौट आया था और चोरी छिपे रसोई में जाकर अधखुले दरवाजे के साथ कान लगाकर आर्चर एवं ग्रेनविल की बातचीत सुनने लगा था। बेलमोंट ने आर्चर की यह बात सुन ली थी कि हेल्गा वाकई तुम पर रिझी हुई है। इसके उत्तर में ग्रेनविल ने कहा था, रिझी हुई? वह तो मेरे हाथों बिक चुकी है। जब मेरा अपहरण किया जा रहा था तो उसकी शक्ल देखते बनती थी। उसके मुखमंडल से ऐसा लगता था मानो उसका सब कुछ लुट गया हो। गुड, एक्सीलेंट, आशर ने सहर्ष कहा। अब हम अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंच चुके हैं। कल मैं हेल्गा से मिलने जाऊंगा। इस मुलाकात के लिए मैंने कितने दिन इंतजार किया है यह मैं जानता हूँ। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ जैक, ग्रेनविल ने जरा रुक कर कहा। कहो। बात यह है जैक कि 20 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। इतनी रकम के लालच में किसी का दिल भी फिर सकता है। ग्रेनविल ने सीधे आर्चर की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने ये कहा कि यह पैसा स्विस अकाउंट में जमा करा दिया जाएगा। मेरे पास क्या गारंटी है कि मुझे अपना हिस्सा मिलेगा? आर्चर यह सुनकर हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा, क्या मैं इतना गया बीता लगने लगा हूं कि 2 कौड़ी के एक जाय गोलों को मेरी बात पर विश्वास नहीं? तुम्हें पूरा हिस्सा मिलेगा, आर्चर ने तनिक रोष से कहा। हम इसमें आधे आधे के साझेदार हैं। वह तो तुम ठीक कहते हो, ग्रेनविल ने कहा, लेकिन मेरे पास क्या गारंटी है कि मुझे अपना हिस्सा मिलेगा? मुझे गारंटी चाहिए। तुम्हारी बातों से साफ जाहिर है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, आर्चर ने कटुता से कहा। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं जैक। जहां पर इतनी बड़ी रकम का सवाल होगा मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करूंगा। मेरे विचार में तुम भी ऐसा ही करोगे। आज से हम दोनों हर दम इकट्ठे रहेंगे। हम आज ही बैंक जाकर साझा खाता खोलेंगे। जब तुम्हें पैसा मिल जाएगा तो मैं अपना हिस्सा खुद निकाल लूंगा। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा कर लेते हैं, आर्चर ने कहा। हाँ, मैं ऐसा ही चाहता हूँ, ग्रेनविल ने उत्तर दिया। मुझे मंजूर है, आर्चर ने कहा। अब तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। 20 लाख किसी के पास नकद नहीं रखा होता। एकदम से इतने पैसे का प्रबंध करने के लिए हेल्गा को अपने स्टॉक बेचने पड़ेंगे और मैं उसे तीसरे से चौथे दिन की मोहलत नहीं दूंगा। इस दौरान हम यहीं ठहरेंगे और तुम बिल्कुल बाहर नहीं जाओगे। मैंने तुम्हारे खाने पीने के लिए हर चीज का प्रबंध कर रखा है। उसकी तुम चिंता मत करो, ग्रेनविल ने गिलास की विस्की खत्म करके कहा। अब मैं जरा एक जरूरी काम की ओर देख लूं, आर्चर ने कहा और अलमारी खोलकर दराज में से पोलोराइड कैमरा निकाला। यह मैं रास्ते से लेता आया था। क्यों? ग्रेनविल ने साश्चर्य पूछा। सबूत छोड़ने के लिए, आर्चर ने बताया और तब दूसरे दराज से टमाटर की चटनी की एक बोतल निकाली। हे ईश्वर, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं पागल नहीं हूँ क्रिस। ये टमाटर की चटनी की बोतल 20 लाख की है। इसी की वजह से हमें इतनी रकम मिलेगी। वह कैसे? ग्रेनविल ने पूछा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आर्चर बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। इस बीच बेलमोंट रसोई के दरवाजे से लॉबी में सरक आया और बैठक में झांकने लगा था। 20 लाख हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो पापड़ बेलने ही पड़ते हैं, आर्चर ने कहा। अब तुम थोड़ी सी चटनी अपने चेहरे पर लगा लो। तत्पश्चात तुम फर्श पर लेट जाना। फिर मैं पोलोराइड कैमरे से तुम्हारी फोटो खींचूंगा। हेल्गा जब यह फोटो देखेगी तो फौरन रकम देने के लिए तैयार हो जाएगी। मैं हेल्गा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हिंसा के नाम पर उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ग्रेनविल अपना सर पीछे झटक कर जोर जोर से हंसने लगा।
क्या दिमाग पाया है तुमने? तो लगाओ फिर मेरे चेहरे पर टमाटर की चटनी। बेलमोंट को लगा कि उसे काफी जानकारी मिल गई है। वह जिस भांति छिपकर विला के भीतर घुसा था, उसी प्रकार बाहर निकल आया। थोड़ा ही फासले पर सेजेटी फॉक्स वैगन में बेलमोंट की प्रतीक्षा कर रहा था। बेलमोंट ने की कार में सवार होते ही सेजेटी ने कार आगे बढ़ा दी। लकी बेलिनी एक इटालियन था। उसका एक छोटा सा ढाबा था जहां पर वह अनेक प्रकार का स्वादिष्ट इटालियन भोजन अपने ग्राहकों के लिए तैयार करता था। ढाबे के ऊपर ही उसका निवास स्थान था। लकी के 8 लड़के थे जो बड़े होकर अपने धंधों में लगकर उससे अलग हो चुके थे। लकी की पत्नी का नाम मार्टिया था, जो बहुत मोटी थी लेकिन बिल्कुल पतिव्रता थी। लगभग 15 वर्ष पूर्व लकी नेपल्स में एक माफिया डॉन हुआ करता था। अब उसकी आयु 74 वर्ष की हो चुकी थी और वह माफिया धंधे से रिटायर हो चुका था। किंतु सच कहा है, माफिया सदा माफिया रहता है। लकी भली भांति जानता था कि बर्नी के नेपल्स वालों के साथ बड़े ठोस संपर्क हैं। इस समय बर्नी एवं लकी ढाबे के पिछले कमरे में बैठे थे। तुम मुझे इस रॉल्फ औरत के बारे में बताओ, बर्नी ने अपनी घड़ी की ओर देखते हुए कहा। अब 11 बज रहे हैं तथा सेजेटी एवं बेलमोंट अपने काम करने वाले होंगे। मुझे उस औरत में बहुत दिलचस्पी है। लकी, जिसे शहर की सारी खबर रहती थी, ने बर्नी को हेल्गा रॉल्फ के बारे में बताया कि हेल्गा भूतपूर्व मिसेस हरमन रॉल्फ है और उसने अपने पति की समस्त संपत्ति उत्तराधिकार में पाई है और रॉल्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन की मालिक है। उसकी निजी संपत्ति ही 80 करोड़ के लगभग है। वह परले दर्जे की विलासिनी है और यहाँ तक कि होटल वेटरों बारमैनों के साथ तक रमन करने में संकोच नहीं करती थी। लेकिन अब जब से हरमन रॉल्फ की मृत्यु हुई है, वह कुछ विवेक की हो गई है। आजकल वह क्रिस्टोफर ग्रैनविल नाम व्यक्ति पर रिझी हुई है और उसे हेल्गा ने अपने विला में रखा हुआ है। ये ग्रैनविल कौन टुच्चा है? बर्नी ने पूछा। ग्रैनविल एक अंग्रेज है। देखने में बहुत अमीर लगता है, लेकिन मुझे उसकी अमीरी एक ढोंग लगती है। मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, सिवाय इसके कि वह कुछ समय तक जर्मनी में रह चुका है। तुम जैक आर्चर के बारे में क्या जानते हो? बर्नी ने पूछा। लकी ने सकारात्मक सिर हिला दिया। वह रॉल्फ की देखरेख किया करता है। मैंने सुना है कि वह एक टैक्स कर परामर्शदाता है। रॉल्फ के जीवित होते वह प्रायः यहाँ आया करता था और उसके विला में ही ठहरा करता था। फिर कहते हैं कि उसने रॉल्फ के पैसे का गबन किया था और बवंडर में पड़ गया था, लेकिन मैं इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं जानता। सुनने में तो यह भी आया है कि रॉल्फ की पत्नी के साथ उसके प्रेम संबंध थे, लेकिन यह सच है या झूठ, यह ईश्वर ही जानता है। बर्नी ने इस बात पर गौर करते हुए सकारात्मक सिर हिला दिया। अब तुम मेरी आराम करो लकी। बात यह है कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। जब वह पक जाएगी तो उसमें से तुम्हें कुछ मिल जाएगी। लकी खीसे काढ़कर मुस्कुराने लगा। मेरे 2 एक मित्र मेरे साथ हैं। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं यदि वह मेरे साथ यहीं ठहर जाए? तुम इसे अपना घर समझो बर्नी, लकी ने कहा, लेकिन उन्हें जमीन पर सोना पड़ेगा। मेरे पास और चारपाइयाँ नहीं हैं। उसकी तुम चिंता मत करो, वे जमीन पर ही सो जाएंगे। तब लकी ऊपर अपनी पत्नी के पास चला आया और सारी बात उसे बताने लगा। इस बीच सेजेटी एवं बेलमोंट नीचे बर्नी के पास पहुंच गए और ग्रेनविल के अपहरण का कथन उसे लफ्ज बा लफ्ज कह सुनाया। तत्पश्चात बेलमोंट ने बर्नी को वह बातें बताई जो उसने आशर एवं ग्रेनविल के बीच होते हुए सुनी थी। वे दोनों उस औरत को 20 लाख का चूना लगाना चाहते हैं, बेलमोंट ने कहा। सोचो तो। बर्नी ने उपहासक मुस्कान के साथ कहा। वे अभी बच्चे हैं। वह औरत ज्यादा नहीं तो कम से कम 60 करोड़ की असामी है। कुछ दिन पहले हमारे आदमियों ने रोम में 70 लाख का अपहरण किया था। हाँ, हम इस कार्य को इस ढंग से करेंगे। फिर आधे घंटे तक बर्नी उनको बताता रहा। अब समझ में आया? बहुत अच्छी तरह से, सेजेटी ने कहा। एक बात बताओ, इसमें हमारा हिस्सा कितना होगा? इस बारे में बाद में बात करेंगे, बर्नी ने कहा। अब आराम कर लें। धीरे धीरे से जब हेल्गा की नींद खुली तो कुछ देर तक वह भाव शून्यता की अवस्था में ज्यों की त्यों बिस्तरे पर लेटी रही।
तनिक देर पश्चात जब उसने अपना हाथ बढ़ाकर ग्रेनविल का हाथ अपने हाथ में लेना चाहा तो उसे अपनी बगल में ना लेटा पाकर उसे सारा वाकया याद आ गया। गत रात ग्रेनविल के अपहरण के पश्चात वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी थी। तब उसे बेकाबू देखकर हिकल ने पानी के गिलास में नींद की 4 गोलियां घोलकर उसे पिला दी थी। कुछ देर बाद वह शांत हो गई थी और गहरी नींद सो गई थी। इस समय पिछली रात की घटना स्मरण होते ही वह बेकरार हो गई। इसी समय हिकल कॉफी लेकर वहां पहुंच गया। हिकल, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। कल रात यदि तुम यहाँ ना होते तो मैंने ना जाने अपने साथ क्या कर लिया होता। क्रिस के साथ पता नहीं क्या बीत रही होगी। आप धीरज रखिए मैडम, हेकल ने उसे सांत्वना दी। मिस्टर ग्रेनविल भले चंगे वापस आ जाएंगे। ऐसी घटनाएं तो आजकल आए दिन घटती रहती हैं। ईश्वर करे वे क्रिस को मुझे वापस लौटा दें। मैं आपके लिए हमाम तैयार कर देता हूँ मैडम, आप नहा धो लीजिए। आज का दिन आपके लिए बहुत कठिन हो सकता है तथा जब एक औरत कठिनाई से दो चार हो तो उससे सामान्य दिनों की तरह व्यवहार करना चाहिए। हेल्गा ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को काबू करा और बिस्तर से उठकर बाथरूम जाने को तैयार हो करने लगी। स्नान करने के पश्चात जब वह ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी परिसज्जा कर रही थी तो अपने आप से कहने लगी, मैं हेल्गा रॉल्फ हूँ। मुझे क्रिस के साथ प्रेम है। मेरे पास हरमन रॉल्फ के पैसे की जादुई चाबी है। मैं क्रिस को हर कीमत पर हासिल करके रहूंगी, चाहे उसे छुड़ाने के लिए मुझे कितना ही पैसा क्यों ना देना पड़े। थोड़ी देर बाद जब वह ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो हिकल शेकर और गिलास लिए उसकी प्रतीक्षा में खड़ा था। आप थोड़ा सा जलपान कर लीजिए मैडम। एल्गा ने सहमति में सिर हिलाया और हिकल के हाथ से गिलास लेकर अपनी घड़ी की ओर देखने लगी। 11:15 बज चुके हैं हिकल, और अभी तक उसका अपहरणकर्ता का कोई संदेश नहीं आया। वह कह गए थे कि हम कल सुबह तुम्हें सूचित कर देंगे कि क्रिस की रिहाई के लिए तुम्हें कितनी फिरौती देनी होगी। वे अवश्य आपको सूचित करेंगे मैडम। यह एक आतंक युद्ध है तथा आपको धीरज रखना चाहिए। हेल्गा हाथ में गिलास लिए वहीं बैठ गई। मुझे बस यही शंका सता रही है कि अपहरणकर्ता कहीं उसे कोई शारीरिक हानि ना पहुंचाए। वे ऐसा नहीं करेंगे मैडम, हेकल ने सांत्वना दी। इसी समय प्रवेश द्वार की घंटी बज उठी। घंटी की आवाज सुनते ही हेल्गा के हाथ में पकड़ा गिलास छलक गया तथा उसका चेहरा विवर्ण हो गया। आप अपने आप को संयत रखिए मैडम, शायद पोस्टमैन अपहरणकर्ताओं का पत्र लाया हो। मैं अभी देख कर आता हूँ। हेकल ने जब दरवाजा खोला तो चौखट के बाहर आर्शर को खड़ा देखकर उसे हैरानी सी हुई, किंतु उसने अपने चेहरे से कुछ व्यक्त नहीं होने दिया। कहो हेकल, कैसी हो? आर्शर ने स्मित कहा। मुझे पहचानते हो ना? खूब पहचानता हूँ, हेकल ने संक्षिप्त उत्तर दिया। मैं मैडम रॉल्फ से मिलने आया हूँ। वह इस समय घर पर नहीं है, हेकल ने दृढ़ता से झूठ बोला। वह इस समय घर पर ही हैं और मुझसे मिलेंगी। तुम उनसे जाकर कहो कि मैं मिस्टर ग्रेनविल के बारे में बात करने आया हूँ। कुछ देर तक हेकल एकटक आर्शर की ओर देखता रहा जो लगातार मुस्कुराए जा रहा था। यहीं रुको, हिकल ने उसके फटीचा कपड़ों को देखते हुए कहा और दरवाजा बंद करके अंदर चला आया। हेल्गा जो कसाब में टेरेस में खड़ी थी हिकल को देखकर बोली, कौन है? मैडम, मिस्टर आशर आपसे मिलने आए हैं। हेल्गा की आंखें रोश से सुलगने लगी। आशर, उसमें यहाँ आने का साहस कैसे हुआ? तुम उसे दफा कर दो, मैं उसे अपने घर में पग नहीं धरने दूंगी। आप आशा से मिलने तो अच्छा है मैडम, वह मिस्टर ग्रेनविल के बारे में आपसे बात करने आया है। यह सुनकर हेल्गा ने इस स्तब्धता के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसने अपने आप पर काबू पाकर कहा, कहीं इस अपहरण के पीछे उसका हाथ तो नहीं? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता मैडम, किंतु ऐसा हो सकता है। हेल्गा की भीतरी शक्ति प्रबल हो गई। वह अपने कमरे में टहलने के साथ साथ सोचने लगी, पिछली बार जब आशर ने मुझे ब्लैकमेल करने का प्रयास किया था तो मैंने उसे अच्छी तरह से परास्त किया था। अब की बार भी ऐसे ही सही। उसे अंदर भेज दो हिकल, मैं उससे अकेले में बात करूंगी। यह सुनते ही हिकल ने हाई फाई के पास लगा हुआ बटन दबाया। उसी क्षण प्रवेश द्वार खुला और आशा लपकता हुआ अंदर चला आया। ओ हेल्गा,
कितने दिनों से तुमसे मिलने की इच्छा हो रही थी, आशर ने अपनी गूंजदार आवाज में कहा। आखिर मुलाकात हो ही गई। हेकल धीरे से बाहर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। हेल्गा अपनी जगह पर अचल खड़ी थी। उसका सिर भी जरा पीछे की ओर झुका हुआ था और वह फौलादी नजरों से आशर को देख रही थी। तब उसने आशर को एक नजर ऊपर से नीचे तक देखा था और उसके होठ कुंचित हो गए थे। तुम्हें मुझसे तब्दीली नजर आ रही है ना? आशर ने सस्मित कहा। मेरा सितारा गर्दिश में था, लेकिन अब मेरा भाग्योदय होने वाला है। तुम अब भी पहले जैसी प्रभावशाली लगती हो। तुम्हारी आयु ने तुम पर कोई प्रभाव नहीं डाला। यह सब पैसे का खेल है। तुमने यदि मेरी मुसीबत में मेरा साथ दिया होता तो मेरे पास भी पैसा होता और इस समय मैं भी तुम्हारी तरह प्रभावशाली लग रहा होता। तुम यहाँ क्या करने आए हो? हेल्गा ने पूछा। उसकी आवाज में पत्थर जैसी सख्ती थी। बस ये कह लो तुमसे बदला लेने आया हूं। तुम्हें याद है, आज से 10 मास पूर्व तुमने मुझसे यह कहा था कि चारों इक्के मेरे हाथ में हैं। समय समय की बात होती है। उस समय तुम्हारे हाथ में थे और आज चारों इक्के मेरे हाथ में हैं। हेल्गा ने जब काफी देर तक कोई उत्तर नहीं दिया और ज्यों की त्यों अपनी जगह पर खड़ी रही तो आर्चर अपनी बात जारी रखते हुए बोला। मैं कब से इस मौके की ताक में था कि जिस घाट पर तुमने मुझे पानी पिलाया था उसी घाट पर मैं तुम्हें पिलाऊं। अनायास ही हेल्गा को अपने पिता की सीख स्मरण होने लगी कि एक इंसान जब कठिन स्थिति में हो और उसका दुश्मन उसे नीचा दिखाने पर तुला हो तो ध्यान से उसकी बात सुनो और उसकी कमजोरी का पता लगाओ। मुझे आशिर की कमजोरी का पता लगाना चाहिए, हेल्गा ने मन ही मन में कहा। बात यूं है हेल्गा कि 2 दिन पहले एक आदमी ने मुझसे संपर्क स्थापित किया था और मुझसे यह अनुरोध किया था कि मैं उसकी ओर से तुमसे बात करूं। इस प्रतिनिधित्व के वह मुझे 10,000 फ्रैंक्स देगा। तुम जानती हो कि जब से तुमने मेरे पेट पर लात मारी है तब से मैं तंगी के दौर से गुजर रहा हूँ। उसके पश्चात तुम्हारे दिवंगत पति ने मुझे ऐसा बदनाम किया कि लोग मेरी छाया से दूर भागते हैं। यही कारण है कि मुझे ऐसे काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती है। तुमने मेरी मट्टी पलीत ना की होती तो मुझे यह दिन ना देखना पड़ता। मैंने तुम्हारी मट्टी पलीत नहीं की, हेल्गा ने पहली बार बोलते हुए कहा। तुमने अपने हाथों अपनी मट्टी पलीत की थी, गबन कर, कूटकार और ब्लैकमेलर बनकर। तुम तो ताने मार रही हो, आशा ने कहा। तो क्या तुम इस बात से इनकार कर सकते हो कि तुम एक गपकार हो, कूटकार हो, ब्लैकमेलर हो और अपने बारे में पूरी तरह से जानना चाहो तो यह भी कह दूं कि परले दर्जे के झूठे और मक्कार हो। खैर छोड़ो पुरानी बातों को, आशा ने कहा। किस्सा यह है कि जिस आदमी ने मुझसे संपर्क किया था, यानी जो मेरा क्लाइंट है, वह इस बात से परिचित है कि तुम ग्रेनविल पर रिझी हुई हो और तुमने उसे अपने पास रखा हुआ था। वह यह भी जानता है कि तुम एक बहुत ही दौलतमंद औरत हो। उसी ने ग्रेनविल का अपहरण करवाया है ताकि तुमसे पैसा ऐंठ सके। वह एक माफिया है और बहुत ही निर्दयी है। उसे ना जाने कहां से ये पता लग गया है कि किसी समय मेरे और तुम्हारे बीच गहरे संबंध थे, इसलिए तुमसे बातचीत करने के लिए मेरा चयन किया है। मैं उस आदमी से खुद बात करूंगी, हेल्गा ने कहा। लेकिन वह तुमसे सीधी बात नहीं करना चाहता। वह मेरे द्वारा ही तुमसे बात करेगा। तो इसका आशय है कि अब तुम गबनकार, कूटकार एवं ब्लैकमेलर होने के साथ साथ माफिया भी बन गए हो, हेल्गा ने चोट की। आर्चर कुलबुला उठा। मुझ पर चोटें करने से तुम्हारा मतलब हल नहीं होगा। डेढ़ मतलब की बात यह है कि मेरे क्लाइंट ने यह शर्त रखी है कि यदि तुम ग्रेनविल को जीवित वापस चाहती हो तो 3 दिन के अंदर उसे 20 लाख की फिरौती दे दो। 3 दिन समाप्त होते ही वह चौथे दिन ग्रेनविल का एक कान काट कर तुम्हें भेज देगा। यह सुनकर हेल्गा के पैरों तले से जमीन निकल गई, किंतु उसने अपने चेहरे को भाव शून्य बनाए रखा। तुम सोचकर मुझे जवाब दे देना, कहकर आर्चर उठकर बाहर जाने लगा। ओह, यह तो मैं भूल ही गया, कहकर आर्चर ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और हेल्गा के सामने रख दिया। मेरे क्लाइंट ने यह लिफाफा तुम्हें देने को कहा था, कहकर आर्चर वहां से चला गया। हेल्गा ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें 3 तस्वीरें थीं जिन्हें देखकर हेल्गा के रोंगटे खड़े हो गए।
उन तस्वीरों में ग्रेनविल जमीन पर पड़ा था तथा उसका चेहरा खूनो खून हो रहा था। यह दृश्य देखकर हेल्गा की भीतरी शक्ति छिन भिन हो गई थी और वह अपना चेहरा हाथों में छिपाकर सिसकने लगी। उसी समय हिकल वहां पहुंच गया। मुझे मालूम था कि वे दुष्ट क्रिस के साथ ऐसा ही करेंगे, हेल्गा सिसक कर बोली। हिकल ने एक नजर तस्वीरों को देखा तथा हेल्गा को सांत्वना देते हुए बोला, आप अपने आप को काबू में रखिए मैडम। तुम इन तस्वीरों को तो देखो, उन राक्षसों ने क्रिस के साथ क्या किया है। हिकल दोबारा से उन तस्वीरों को देखने लगा। फिर कुछ सोचकर वह एक दराज के पास आया और उसमें से एक आवर्धक लेंस निकालकर उन तस्वीरों पर रखा और उन्हें ध्यान से देखने लगा। तब उसने वह आवर्धक लेंस और तस्वीरें एक तरफ रख दी और हेल्गा को संबोधित करते हुए बोला, मैडम, आप अपने आप पर काबू पाए तो मैं आपसे एक बात पूछूं? तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मैडम, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो? हेल्गा ने बेसब्री से पूछा। हिकल ने एक तस्वीर उठाई और हेल्गा की ओर लहरा कर बोला, मैडम, यह टमाटर की चटनी है। टमाटर की चटनी? यह तुम क्या ऑल फॉल बोल रहे हो? मैडम, आपके पति मिस्टर रॉल्फ के यहाँ कार्यरत होने से पहले मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर के पास नौकरी किया करता था। उससे मैंने मेकअप का आर्ट सीखा था। टमाटर की चटनी शरीर के किसी हिस्से पर लगाकर खून का स्वांग करने के लिए प्रयोग की जाती है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम कि मिस्टर ग्रेनविल को कोई हानि नहीं पहुंची और इन तस्वीरों में ढोंग दिखाया गया है। जो कुछ भी है कल, मुझे क्रिस को हर कीमत पर वापस हासिल करना है। मैडम, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। तुम ये आडंबर क्यों कर रहे हो? कभी कोई बात बताना चाहते हो, कभी एक सवाल करना चाहते हो। मेरी जान पर बनी है और तुम्हें आडंबर सूझ रहे हैं। हिकल ने हेल्गा की डांट को नजरअंदाज करके कहा, आपके विचार में वे दो आदमी जिन्होंने मिस्टर ग्रेनविल का अपहरण किया था, वे विला के अंदर कैसे घुसे? तुम अजीब से सवाल करते हो। वे अंदर आए थे और उसे यहाँ से ले गए। मैंने आपसे पूछा है, वे अंदर कैसे आए थे? हिकल ने अकड़ कर पूछा। प्रवेश द्वार से आए थे, और कहाँ से आ सकते थे? हेल्गा ने चिढ़कर जवाब दिया। लेकिन प्रवेश द्वार तो मैंने खुद अपने हाथ से बंद किया था मैडम। हेल्गा उसकी ओर देखने लगी। मेरी अकल कुछ काम नहीं करती हिकल। मैं आपकी मना स्थिति समझता हूँ मैडम। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अपहरणकर्ता प्रवेश द्वार से अंदर आए थे और प्रवेश द्वार मैंने अपने हाथ से बंद किया था। आप मुझे ये बताइए कि आपके साथ अंदर जाने के बाद मिस्टर ग्रेनविल आपको यहीं कमरे में छोड़कर बाथरूम या बाहर लॉबी में गए थे? हाँ, क्रिस बाथरूम गया था। तो इसका मतलब है कि उन्होंने ही प्रवेश द्वार खोला होगा। तुम्हारे कहने का आशय है कि मिस्टर ग्रेनविल ने अपना अपहरण खुद कराया है? हेल्गा गुस्से में बोली। ये तस्वीरें जाली हैं मैडम, और इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं कि मिस्टर ग्रेनविल ने ही प्रवेश द्वार खोला। इन लक्षणों से क्या विदित होता है, इसका अंदाज आप खुद लगा सकती हैं। क्रिस को मेरे साथ प्रेम है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे मालूम है तुम्हें उससे नफरत है। मैं तुम्हारी यह अंड बंड बातें बिल्कुल नहीं सुनूंगी। मैडम, मैंने मिस्टर आर्शर और आपके बीच हुई वार्ता टेप रिकॉर्ड की है। आर्शर की बातों से साफ जाहिर होता है कि यह कोई घोटाला है। मेरा परामर्श यह है कि आपको यह मामला पुलिस के सुपुर्द कर देना चाहिए। पुलिस के सुपुर्द कर देना चाहिए? तुम्हारी मत हर गई है क्या? क्रिस माफिया के कब्जे में है। यदि मैंने पैसा नहीं दिया तो वो उसका एक कान काट कर मुझे भेज देंगे। मेरे लिए पैसा कोई महत्व नहीं रखता। मेरे पास ढेरों पैसा है। मुझे तो क्रिस वापस चाहिए। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। तुम्हें मेरे मामलात में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। क्रिस बेचारा मुसीबत में फंसा है और तुम उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हो कि उसने खुद अपना अपहरण करवाया है। कहकर हेल्गा ने धड़ाम से दरवाजा बंद किया और अपने बेडरूम में चली गई। हिकल काफी समय तक वहीं टेरेस पर खड़ा रहा था और सोचता रहा था। आखिर उसे एक बात याद आई। जैक आर्शर हिलाइस विला से अपने किराए के विला की ओर वापस जा रहा था। वह इस समय बहुत ही प्रसन्नचित्त था कि मैं हेल्गा को उस
बिंदु पर ले आया हूँ जहाँ मैं उसे लाना चाहता था। पैसा देने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं। परसों तक मेरी जेब में 10 लाख होंगे। वह रकम हाथ लगते ही मैं न्यूयॉर्क रवाना हो जाऊंगा और वहीं बसकर कर परामर्शदाता का काम आरंभ कर दूंगा। मेरी अगली पिछली कसर निकल जाएगी। इन्हीं विचारों से मस्त आर्चर अपने विला पहुंच गया। किराए की मर्सिडीज को पार्क किया और बरामदे की सीढ़ियां तय करते हुए वहीं बाहर से आवाज लगाई, क्रिस, काम बन गया। लेकिन उसे अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। आर्चर के माथे पर बल पड़ गए। वह दौड़ा दौड़ा बेडरूम में आया, किंतु ग्रैंडविल बेडरूम में नहीं था। तब उसने बाथरूम में झांक कर देखा, वह भी खाली था। फिर आर्चर ने सारा विला छान मारा, लेकिन ग्रैंडविल का नामो निशान नहीं था। वह गायब हो चुका था। आर्चर के रवाना होने के पश्चात ग्रैनविल एक आराम कुर्सी पर बैठ गया था और सिगरेट के कश लेने के साथ सोचने लगा था, अब बस 3 दिन की बात है, फिर मैं 10 लाख का मालिक होऊंगा। यह रकम हाथ लगते ही मैं वेस्ट इंडीज चला जाऊंगा। कुछ दिन बाद जब यह मामला ठंडा पड़ जाएगा तो मैं वापस लौट आऊंगा और इतना पैसा पास होने पर मैं अपनी इच्छा की औरतों का चयन किया करूंगा, प्रौढ़ाओं के पास तक नहीं भटकूंगा। ग्रेनविल इन्हीं विचारों में ग्रस्त था कि उसे अपने पीछे एक आहट सुनाई दी। उसने जो घूमकर पीछे देखा तो चिहुक कर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। कमरे के दरवाजे की चौखट पर सीजेटी एवं बेलमोंट खड़े थे। तुम लोग यहाँ कैसे? तुम तो जेनेवा जा रहे थे। हमने अपना इरादा बदल दिया था, सीजेटी ने कहा और बेलमोंट की ओर देखकर बोला, क्यों जैकरॉस, ठीक है ना? बेलमोंट ने कोई उत्तर नहीं दिया था और वहीं चौखट पर खड़ा भावशून्य दृष्टि से ग्रेनविल की ओर देखता रहा था। इस समय उन दोनों के चेहरे से क्रूरता छलक रही थी, जिसे देखकर ग्रेनविल को खतरे का पूर्वाभास होने लगा था। तुम यहाँ क्या करने आए हो? ग्रेनविल ने तनिक घबराहट से पूछा। हम तुम्हें लेने आए हैं, सीजेटी ने उत्तर दिया। तुम्हारा मतलब? तुम अंग्रेजी भाषा अच्छी तरह समझते हो, सीजेटी ने कहा। हमारा मतलब साफ है, हम तुम्हें लेने आए हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, ग्रेनविल ने घुड़क कर कहा। तुम्हें पैसे मिल चुके हैं और तुम यहाँ से दफा हो जाओ। अपनी घुड़की अपने पास रखो। इस बार टमाटर की चटनी नहीं है, इस बार असली प्रोग्राम है, सीजेटी ने कहा और अपनी जेब से साइलेंसर सज्जित ऑटोमेटिक पिस्तौल निकालकर ग्रेनविल की ओर लक्ष्य करते हुए बोला, यह देख रहे हो ना, यह तुम्हारी खोपड़ी में सुराख कर देगी और उस सुराख से जो लाल रंग निकलेगा वह तुम्हारे खून का होगा, टमाटर की चटनी का नहीं। ग्रेनविल दहशत में आ गया। इसको मेरे सामने से हटाओ, ग्रेनविल ने कांपती हुई आवाज में कहा। इसे अपने सामने से हटवाना चाहते हो तो चुपचाप चले चलो, हम तुम्हें कार में बिठाकर ले जाएंगे और अगर तुमने बहादुरी दिखाने का प्रयास किया तो एक अदद गोली बड़ी खामोशी से तुम्हारी रीढ़ के पार हो जाएगी। तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? ग्रेनविल ने फुसफुसी आवाज में कहा, और मेरे साथ क्या करोगे? तुम जितना चुप रहोगे उतना ही कष्ट से दूर रहोगे, सो चुपचाप हमारे साथ चले चलो। ग्रेनविल एवं बेलमोंट ने उसे कार में बिठाया और वहां ले गए जहां पर बर्नी उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। ओह मिस्टर ग्रेनविल, बर्नी ने अपनी जगह से उठकर कहा, हम दोनों की यह पहली मुलाकात है, लेकिन हम दोनों का एक पारस्परिक मित्र है, जैक आर्चर। बर्नी के चेहरे पर हालांकि मुस्कुराहट थी, किंतु उसकी आंखों से ग्रेनविल को दहशत होने लगी थी। तुम मिस्टर आर्चर को जानते हो? ग्रेनविल ने फुसफुसी आवाज में पूछा। हाँ, मैं उसे जानता हूँ, बर्नी ने कहा। आप तशरीफ रखिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ग्रेनविल एक मजनू की तरह कांपता हुआ एक कुर्सी पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं लगती कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। मैं आपको अभी सारा किस्सा समझाता हूँ। बात यह है कि आर्चर मेरे पास आया था और उसने मुझसे 2 विश्वसनीय आदमियों का प्रबंध करने को कहा था, जो एक अपहरण का नाटक कर सके। इस काम के लिए आर्चर ने मुझे 1000 और इन दोनों को 4-4 हजार दिए थे। अब मुझे यह पता चला है कि आप दोनों इस अपहरण नाटक से 20 लाख बनाने का इरादा रखते हैं। आप जानते हैं कि अपहरण एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा मौत होती है।
हम लोगों ने अपना जीवन जोखिम में डालकर यह काम किया, सो हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हमें और पैसा मिलना चाहिए। तो तुमने आशा से बात की होती, ग्रेनविल ने कहा। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। हम आपको यहाँ क्यों लाए हैं, बर्नी ने बताया। हम आपको यहाँ इसलिए लाए हैं क्योंकि हमने आपको अपहृत कर लिया है और आपका यह दूसरा अपहरण पहले की तरह नकली नहीं है, वरन वास्तविक है। मुझे तो कुछ समझ नहीं लग रही, ग्रेनविल बड़ी मुश्किल से कह पाया। मिस्टर ग्रेनविल, बर्नी ने कहा, आप एवं मिस्टर आशर दोनों अनाड़ी हैं। आपको ऐसा अवसर मिला है जिसमें आपका ऐसी औरत से वास्ता पड़ा है जो अरबपति है तथा वह आप पर मोहित है तथा आप उससे मात्र 20 लाख ही ऐंठना चाहते हैं। आजकल फिरौती का भाव 70 लाख से ऊपर चल रहा है। सो इस स्थिति से अब मैं खुद खुद निपटूंगा और आपकी आशिक को उसका प्रेमी यानी आपको लौटाने के लिए 1 करोड़ की फिरौती तलब करूंगा। इसमें से 5 लाख आशर को दूंगा, बशर्ते कि आपने सहयोग दिया तो। सहयोग से तुम्हारा क्या मतलब है? सहयोग से मेरा मतलब है कि हो सकता है कि आपकी आशिक को धमकाने के लिए आपका कान या हाथ की उंगली काटकर भेजनी पड़े। ऐसी सूरत में आपको कोई कष्ट नहीं होगा। सेजेटी आपका अंग काटकर तपा हुआ लोहा उस जगह पर रख देगा। बस क्षण मात्र के लिए दर्द होगा, लेकिन ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। इससे पहले ही आपकी आशिक फिरौती देकर आपको रिहा करवा लेगी। बर्नी ने कहा, अब मैं आशा से मिलना चाहता हूँ। उसे मेरे एवं हेल्गा रॉल्फ के बीच बिचौलिए की भूमिका निभानी होगी। मैं आधे घंटे पश्चात वापस लौट जाऊंगा। इस बीच सेजेटी एवं बेलमोंट आपका ध्यान रखेंगे। क्रिस अपहृत माफिया के चंगुल में रह रहकर ये तीनों बातें हेल्गा के मस्तिष्क के में गर्दिश कर रही थी। मुझे फौरन अपने बैंकर बर्न के पास जाकर पैसे का प्रबंध करना चाहिए, ताकि जब वह सुअर आर्चर मुझसे मिलने आए तो मैं उसे नकद दे सकूं। हिकल, उसमें इतना साहस कि यह कहे कि क्रिस ने जानबूझकर अपना अपहरण कराया है। उसे क्रिस से ईर्ष्या है। वह तो चाहता है कि मैं सारी उम्र अकेली रहूं, जबकि मेरा अंग अंग क्रिस के लिए उत्कंठित हो रहा है। टमाटर की चटनी, सरासर बकवास करता है हेकल। क्रिस ने अपने आप को छुड़ाने का प्रयास किया होगा और उन दुष्टों ने उसके चेहरे को जख्मी कर दिया होगा। प्रवेश द्वार खुला था, तो क्या हो सकता है कि हेकल उसे चटकनी लगाना भूल गया हो और इस भ्रम में हो कि उसने चटकनी लगा दी थी। हेल्गा अब ऊंची ऊंची बड़बड़ करने लगी थी। उसकी आवाज़ सुनकर हेकल अंदर चला आया। मैं फिरौती का प्रबंध करने के लिए बैंक जा रही हूँ, हेल्गा ने शुष्कता से कहा। शाम तक वापस लौटूंगी। आप मेरी एक सलाह मानिए मैडम। मैं तुम्हारी कोई सलाह नहीं सुनना चाहती। तुम्हारी जवान बहुत चलने लगी है। तुम्हें कोई हक नहीं कि मिस्टर ग्रेनविल पर झूठे इल्जाम लगाने। मैं हर कीमत पर उसे माफिया के चंगुल से मुक्त कराऊंगी और उससे विवाह करूंगी। और कान खोलकर सुन लो, जब मिस्टर ग्रेनविल से मेरा विवाह हो जाएगा तो तुम्हें उसी प्रकार से उसकी सेवा करनी पड़ेगी जिस प्रकार मेरी करते हो। तुम्हें मंजूर हो तो नौकरी करना, नहीं तो छोड़ देना। जैसा आप कहेंगी मैडम। तब हेल्गा नीचे आई और अपनी रोल्स रॉयस में सवार होकर बैंक चली गई। हिकल अपने कमरे में आकर अपनी पुरानी डायरी ढूंढने लगा। डायरी मिलने पर उसने एक फ़ोन नंबर नोट किया और फ़ोन के पास आकर पेरिस में जीन फॉकन का नंबर डायल किया। आर्चर आराम कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गया और भावशून्य दृष्टि से कमरे ही की दीवारों को देखने लगा। यह ग्रेनविल गया कहाँ? वह इतना सावधान तो है नहीं कि इतना समझाने के बावजूद कहीं घूमने गया हो। तो फिर वह कहाँ चला गया? हेल्गा से पैसा ऐंठने का मामला फिट किया है तो ग्रेनविल गायब हो गया है। ना वह गायब हुआ है, ना वह डर गया है। आखिर वह एक जाइगोलो है। जाइगोलो बड़े डरपोक किस्म के लोग होते हैं। मेरे यहाँ से जाते ही वह रेलवे स्टेशन गया होगा और गाड़ी में बैठकर स्विट्जरलैंड से कहीं बाहर चला गया होगा। मेरा भाग्य ही खोटा है। अब मैं कौन सा मुंह लेकर हेल्गा के पास जा सकता हूँ, और यदि परसों मैं उसके पास नहीं गया तो ना जाने वह क्या मुसीबत खड़ी कर दे। मेरे हित में यही है कि मैं फौरन यहाँ से गायब हो जाऊं।
इसी समय दरवाजे की घंटी बजी और आशा का दिल चू चू से धड़कने लगा। कहीं ऐसा ना हो कि हेल्गा ने पुलिस को सूचित कर दिया हो। लेकिन जब घंटी बजनी बंद नहीं हुई तो आशा ने प्रवेश द्वार के पास आकर दरवाजा खोल दिया और बर्नी को चौखट के पार खड़ा देखकर उसका दिल धक से रह गया। बर्नी को देखते ही उसे खतरे का पूर्वाभास होने लगा। मिस्टर आशर, कहो कैसे हो? बर्नी ने कमरे के अंदर आते हुए कहा। बर्नी, तुम यहाँ कैसी? आशर अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान फैलाकर बोला। मैं एक मामले पर तुमसे बात करने आया हूँ, कहकर बर्नी कुर्सी पर बैठ गया। बोलो, क्या बात है? मिस्टर ग्रेनविल का अपहरण कर लिया गया है। ग्रेनविल का अपहरण कर लिया गया है? आशर ने साश्चर्य कहा। हाँ। किसने किया उसका अपहरण? मैंने। तुम एक अनाड़ी हो मिस्टर आशर। मैंने जो अपहरण किया है वह पहले अपहरण की भांति कोई नाटक नहीं है, बल्कि वास्तविक है। इस काम की बागडोर अब मैंने अपने हाथ में ले ली है। ग्रेनविल को वापस पाने के लिए हेल्गा रॉल्फ को 1 करोड़ की फिरौती देनी होगी, जिसमें से मैं 5 लाख तुम्हें और 5 ग्रेनविल को देने के लिए तैयार हूँ। बाकी पैसा मैं अपने पास रखूंगा। तुम्हें बिचौलिया बनना होगा। तुम उसके विला जाकर उससे यह कहोगे कि फिरौती 20 लाख से बढ़कर 1 करोड़ कर दी गई है। 1 करोड़? आशा ने मुंह फाड़कर कहा। हेल्गा इतनी रकम कभी नहीं देगी। जब ग्रेनविल का एक कान काट कर उसे भेजा जाएगा तो अपने आप दे देगी। तुम ऐसा करो कि खुद इस मामले से निपटो, आशा ने कहा। मैं इसमें कोई सरोकार नहीं रखना चाहता। तुम्हें रखना पड़ेगा। बर्नी ने अपनी जेब से साइलेंसर सज्जित पिस्तौल निकालकर आशर की ओर लक्ष्य करते हुए कहा। तुम वैसे ही करोगे जैसा तुम्हें बताया जाएगा, और अगर नहीं करोगे तो 1 घंटे के पश्चात पुलिस को तुम्हारा शव यहाँ पड़ा मिलेगा और किसी को यह पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी हत्या किसने की थी। पिस्तौल देखकर आशर के हाथ पांव कांपने लगे थे। तो ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा। अक्लमंद आदमी हो, बर्नी ने कहा और फिर जरा रुक कर बोला। मैंने सुना है कि तुमने हेल्गा रॉल्फ को 20 लाख का प्रबंध करने के लिए 3 दिन की मोहलत दी थी। बहुत अच्छा किया था। उसे भाग दौड़ करने दो। तीसरे दिन तुम उसके पास जाना और उसे यह कहना कि फिरौती 20 लाख से बढ़कर 1 करोड़ कर दी गई है। अतः उसे 2 दिन की मोहलत और दी जाती है, और यदि उसने यह रकम नहीं दी तो ग्रेनविल का एक कान काट कर उसे भेज दिया जाएगा। इसी समय फोन की घंटी बजने लगी। जाओ, यह फोन सुनो। यह फोन ग्रेनविल का था। उसने फोन पर ही हाल दुहाई मचा दी कि मेरा अपहरण कर लिया गया है और यह सब तुम्हारी गलती से हुआ है। फोन सुनकर आशर बिल्कुल छिन-भिन हो गया था। मुझे मालूम है कि यह ग्रेनविल का फोन था, बर्नी ने कहा। मैंने उसे यह फोन करने को कहा था ताकि तुम यह ना समझो कि मैं तुमसे घुप्पल मार रहा हूँ। बात यह है कि तुम अपना पासपोर्ट मेरे हवाले कर दो ताकि तुम स्विट्जरलैंड छोड़कर ना जा सको। इसके बावजूद भी अगर तुमने कोई ऐसा प्रयास किया तो तुम्हारे साथ कोई घातक दुर्घटना घट जाएगी। मेरे आदमी 24 घंटे तुम्हारी नकलो हरकत पर निगरानी रखेंगे। अच्छा, तो अब मैं चला, कहकर बर्नी वहां से बाहर आकर अपनी कार में सवार हुआ और वहां से चला आया। मैं अपने ये शेयर बेचना चाहती हूँ, हेल्गा ने अपने ब्रोकर से कहा। मुझे 20 लाख नकद चाहिए और कल तक चाहिए। शेयर बेचना उचित नहीं होगा मैडम रॉल्फ, क्योंकि आजकल शेयर बाजार बहुत मंदा चल रहा है। आप कहें तो बैंक आपको 20 लाख का ऋण दे सकता है। आप मुझे इतना ऋण दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे मैडम, लेकिन मैं ये रकम किसी स्विस बैंक के अंकित अकाउंट में ट्रांसफर करवाना चाहूंगी। वह नंबर और बैंक का नंबर मैं बाद में दूंगी। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं मैडम। तो ठीक है, फिर आपका धन्यवाद, कहकर हेल्का बैंक से बाहर चली आई। मैं सारा दिन अपने कार में इधर उधर घूमते व्यतीत करने लगी। उसने लंच और डिनर भी बाहर किया था। शाम को जब वह विला पहुंची थी तो 8 बज चुके थे। अपनी कार पार्क कर जब वह ऊपर पहुंची तो हिकल ने उसके लिए दरवाज़ा खोला था और बड़ी औपचारिकता से पेश आया था। हिकल, मैंने आज सुबह तुमसे बहुत बुरा भला कहा था, उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर देना। मिस्टर ग्रेनविल की वजह से मेरी मनःस्थिति इतनी बिगड़ी हुई है कि मैं अपने आपे से बाहर हो जाती हूँ।
तुमने मेरी ढांढस ना बंधाई होती तो मैंने ना जाने अपने साथ क्या कर लिया होता। मैं आपकी मनस्थिति को खूब समझता हूँ मैडम। जिस दिन से आप मिस्टर रॉल्फ की पत्नी बनी थी उसी दिन से मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, और जिस चीज़ की वजह से मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ वह है आपका साहस। मुझे विश्वास है कि आपका साहस हमेशा आपका साथ देगी। मुझे यकीन है कि इस समय भी आप यदि साहस से काम लें तो आप इस मामले की तह तक पहुंच जाएंगी और आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मेरी हिम्मत बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हेकल। तब हेकल वहां से बाहर चला आया था। हेल्गा ने नींद की गोलियां खाई थी और बिस्तर पर लेट गई थी। अगले दिन सुबह जब हेकल कॉफी लेकर आया था तो हेल्गा ने कहा, मैं सारा दिन टेरेस में बैठूंगी। मैं बहुत कुछ सोचना चाहती हूँ। मेरे विचार में बेहतर यह होगा मैडम कि यदि आप घूमने फिरने चली जाएं तो आपका मन बेहतर लगा रहेगा। तो ठीक है, फिर मैं घूमने चली जाऊंगी, कहकर हेल्गा ने कॉफी पी और फिर बाहर जाने के लिए नहाने धोने चली गई थी। अब हेल्गा को भला यह कहाँ से मालूम होता कि हिकल ने उसे बाहर जाने का परामर्श इसलिए दिया था क्योंकि वह फाकन नामक एक व्यक्ति के टेलीफोन का इंतजार कर रहा था और नहीं चाहता था कि जब वह टेलीफोन आए तो उस समय हेल्गा घर पर हो। सो हेल्गा के जाने के पश्चात वह उत्सुकता से टेलीफोन का इंतजार करने लगा था। वह टेलीफोन कोई 11 बजे के करीब आया था। संध्या के समय जब हेल्गा वापस पहुंची थी तो एक पुलिसमैन को हिकल के पास खड़ा पाया था। जब उसने हिकल से उस पुलिसमैन के बारे में पूछा था तो हिकल ने यह कह दिया था कि वह मेरा लाइसेंस चेक करने आया था। तब हेल्गा अपने बेडरूम में चली गई थी और हिकल विला के दरवाजे बंद करके अपने कमरे में चला आया था, जहां पर उसने अपनी ऐनक पहनी थी और लिफाफा फाड़कर फाकन की वह रिपोर्ट पढ़ने लगा था जो थोड़ी देर पहले वह पुलिसमैन उसे देकर गया था, जिसे हेल्गा ने अपनी वापसी पर हिकल के पास खड़ा देखा था। अगली सुबह 7:30 बजे जब हेल्गा की आंख खुली थी तो वह जरा भी आशंकित नहीं थी। उसे मालूम था कि आशर आएगा, उसके आने पर मैं पैसा उसके बैंक में ट्रांसफर कर दूंगी और फिर क्रिस मुझे वापस मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद हिकल कॉफी लेकर आया था। आज उसका चेहरा कुछ अजीब सा हो रहा था, जिसे देखकर हेल्गा बेचैन सी हो गई थी। कॉफी पीने के पश्चात हेल्गा नहाने चली गई। नहा धोकर जब वह तैयार होकर बैठक में आई थी तो उसी समय हिकल वहां आ गया था। उस समय हिकल ने गृह प्रबंधक का सूट पहनने के बजाय एक सूट पहन रखा था। हिकल को इस लिबास में देखकर हेल्गा को बड़ी हैरानी हुई थी। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ मैडम, एक नौकर के नाते नहीं वरन एक शुभ चिंतक के नाते। तुमने ये लिबास क्यों पहन रखा है? क्योंकि मैं आपके बिना टोके आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और यदि आपने मेरी बात नहीं सुनी तो फिर मैं आपकी नौकरी छोड़ना चाहूंगा, कहकर हिकल एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। हिकल ने पहले ऐसा कभी नहीं किया था। मैं तुम्हारी पूरी बात सुनूंगी लेकिन तुम्हें नौकरी नहीं छोड़ने दूंगी। तुम बात बताओ। बात यह है मैडम कि मेरी एक भतीजी है, यानी मेरी बहन की लड़की। 15 वर्ष पूर्व उसने एक जीन फॉकन नामक एक फ्रेंच नागरिक से विवाह किया था। फॉकन एक पुलिस अधिकारी है जिसे उसकी कार्यकुशलता के कारण इंटरपोल में ट्रांसफर कर दिया गया था। वह एक बहुत ही ईमानदार अधिकारी है और आजकल उपयुक्त है। मुझे आपको ये बताने में बड़ा खेद होता है कि ग्रेनविल के साथ पहली मुलाकात में मुझे उस पर शक गुजरा था कि वह कोई ठीक आदमी नहीं है। सो कल मैंने अपने भतीजी दामाद फॉकन को फ़ोन किया था तथा उससे जानकारी मांगी थी कि मिस्टर ग्रेनविल का कोई इंटरपोल रिकॉर्ड तो नहीं। तुम में इतनी हिम्मत कि मेरी अनुमति के बिना मिस्टर ग्रेनविल के बारे में पूछताछ करो? तुम ईर्ष्या से पागल हो गए हो। मैं मिस्टर ग्रेनविल के बारे में कोई बुराई नहीं सुनना चाहूंगी। हेकल उदासीन दृष्टि से हेल्गा की ओर देखने लगा। मेरी बात आपको सुननी ही पड़ेगी मैडम। आपको कायल करने के लिए मेरे पास हर ऐसा सबूत है जो इस चीज़ की पुष्टि करेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वह सत्य है। कल रात एक पुलिस अधिकारी मिस्टर ग्रेनविल की मिसल लेकर यहाँ पहुंचा था, जो मेरे भतीजी दामाद ने जनेवा से विमान द्वारा यहाँ भिजवाई थी। यह मिसल असल की फोटोकॉपी है। मिस्टर ग्रेनविल 3 बार द्विविवाह करने के अपराध में जर्मन पुलिस द्वारा वांछित हैं। द्विविवाह? हेल्गा ने हैरत से कहा। यस मैडम, इस मिसल के मुताबिक प्रौढ़ाओं के
टुकड़े तोड़ना मिस्टर ग्रेनविल का पेशा है। उसका तरीका यह है कि वह किसी तरह संपन्न प्रौढ़ा को फांस कर उससे विवाह कर उसके पैसे पैसे पर ऐश करता है। जब उस औरत से ग्रेनविल का जी भर जाता है तो उसे छोड़कर किसी और संपन्न प्रौढ़ा को फांस लेता है। मैं नहीं मान सकती, मैं ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, हेल्गा ने चीख कर कहा। हिकल ने अनवरत अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उसका अपहरण सरासर एक छल था। पुलिस ने यह बात मुझे साबित कर दी है कि 2 दिन पहले मिस्टर आशर एवं मिस्टर ग्रेनविल दोनों आपकी रॉल्स में देखे गए थे। एक पुलिसमैन ने उन्हें रोका था और अपने कागजात दिखाने को कहा था। मिस्टर आशर ने अपना कार्ड दिखाया था और मिस्टर ग्रेनविल ने अपना पासपोर्ट। जबकि मिस्टर आशर आपसे मिलने आए थे तो उन्होंने आपसे यह कहा था कि मिस्टर ग्रेनविल से कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। हालांकि परसों वे दोनों आपकी कार में इकट्ठे बैठे थे। हेल्गा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके हाथ मुट्ठियों में बिछ गए। ग्रेनविल द्विपत्नीक है, हेल्गा फुंफकार कर बोली, और रामजादा मुझसे भी विवाह करने का इच्छुक था। हेल्गा में यह परिवर्तन देखकर हिकल की आंस बंध गई। हेल्गा अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और शत प्रतिशत उसका चेहरा कठोर होने लगा। दिल के मामले में औरत मूर्ख होती है हिकल, हेल्गा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। अब तुम अपना यह सूट उतार कर रोजमर्रा वाला सफेद कोट पहन लो। जैसी आपकी आज्ञा मैडम। हेल्गा ध्यानपूर्वक हिकल की ओर देखने लगी। 1 घंटे के पश्चात आशर यहाँ पहुंच जाएगा, तुम उसे सीधा मेरे पास भेज देना, उससे मैं सुलट लूंगी। हेल्गा की आवाज में कड़क पाकर हिकल बिल्कुल आश्वस्त हो गया। यस मैडम। इस समय हेल्गा क्रोध से खौल रही थी। हिकल के जाते ही हेल्गा ने ग्रेनविल की मिसल उठाई और उसे पढ़ने लगी। आर्चर बिस्तर पर लेटा हुआ था। पिछली रात वह मुश्किल से सो पाया था। वह इस बात से बहुत घबराया हुआ था कि वह माफिया के चंगुल में है तथा ग्रेनविल उससे भी अधिक खतरनाक स्थिति में है। इस समय उसे पछतावा हो रहा था कि ना उसने ग्रेनविल का नकली अपहरण करवाया होता और ना इस मुसीबत में फंसा होता। लेकिन हेल्गा से बदला एवं उससे 20 लाख निचोड़ने के लालच ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। वह सोचने लगा कि बर्नी जैसे ठग से मिलकर मुझे यह अपहरण नहीं करवाना चाहिए था। और अब हेल्गा को यह बात बताने के ख्याल से कि फिरौती 20 लाख से बढ़कर 1 करोड़ कर दी गई है, आशर के औसान उड़ने लगे थे। आर्चर सोचने लगा, मुझे उसे यह बात तो बतानी ही पड़ेगी, तब उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। वह 1 करोड़ आसानी से दे सकती है, लेकिन क्या वह अपने मुंह की खातिर इतनी माया देने के लिए तैयार होगी। उसने गुप्पल मारने का प्रयास किया तो, या उसने इतनी रकम देने से इनकार कर दिया तो, और उधर बर्नी ने ग्रेनविल का कान काट कर मुझे हिल्गा के पास ले जाने को कहा तो। आशर के मस्तिष्क में ये प्रश्न गर्दिश कर रहे थे जिनका उसके पास कोई उत्तर नहीं था। तब आशर सोचने लगा कि यदि बर्नी मुझसे पासपोर्ट ना ले गया होता तो मैं यहाँ से भाग गया होता। इसके अलावा बर्नी मुझे मात्र 5 लाख देगा, जबकि मुझे पूरे 10 लाख मिलने की आशा थी। आश्चर्य अपने बिस्तर से उठा और नहाने धोने चला गया। जब वह बाथरूम से बाहर आया तो 10:15 बजे थे। उसी समय फोन की घंटी बजने लगी। यह बर्नी का फोन था। थोड़ी देर पश्चात तुम हेल्गा से मिलने जाओगे। मुझे विश्वास है कि तुम अपना काम पूरा करके आओगे और उसकी ओर से किसी मुश्किल की प्रत्याशा तो नहीं। हेल्गा के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता बर्नी, वह एक तरंगी किस्म की औरत है। तो ऐसा करो, तुम एन 11 बजे विला पहुंच जाना। तुम्हारे वहां पहुंचने के आधा घंटे के बाद अर्थात 11:30 बजे मैं ग्रैनविल से हेल्गा को फोन करवाऊंगा। इससे काम में आसानी हो जाएगी, कहकर बर्नी ने फोन बंद कर दिया। आशर वहीं बैठकर टहलने लगा था। सोचने लगा कि यदि ग्रेनविल ने हेल्गा के साथ फोन पर बात की तो मुमकिन है कि हेल्गा परास्त हो जाए, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि हेल्गा ग्रेनविल पर रिझी हुई है। इस बात से आश्चर्य की आंस बंद गई, लेकिन इस बात का उसे कतई यकीन था कि बर्नी उसे फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। बर्नी ने बेयर बॉन्ड्स मांगे थे। आश्चर्य ने सोचा, मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो हेल्गा से बेयर बॉन्ड्स लूँ। मैं उसे यह रकम अपने अंकित अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहूँगा, तब बनी बर्नी पर मेरा अपर हैंड होगा। मैं उसे मात्र 50 लाख दूंगा और बाकी अपने पास रखूंगा।
ग्रेनविल को मैं अपने हिस्से से 10 लाख दे दूंगा। इस ख्याल से आश्चर्य के चेहरे पर रौनक आ गई और उसने कपड़े पहने और बाहर आकर मर्सिडीज में सवार होकर हेल्गा से मिलने के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचकर जब उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो हिकल ने दरवाजा खोला और एक नजर उसे ऊपर से नीचे देखा। हेलो हिकल, आश्चर्य ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान बिखेर कर कहा। मेरे विचार में मैडम रॉल्फ मेरा इंतजार में होंगी। जी हाँ, हिकल ने संक्षिप्त उत्तर दिया और उसकी अगुवाई करता हुआ अंदर ले आया जहां पर हेल्गा बैठी थी। मिस्टर आश्चर्य आए हैं मैडम, हिकल ने आश्चर्य के आगमन की सूचना दी। हेल्गा ने बिना आश्चर्य की ओर देखे उसे हाथ के इशारे से बैठने को कहा। हिकल ने आश्चर्य के बैठने के लिए कुर्सी इस तरीके से सरकाई ताकि जब वे आपस में बात कर रहे हों तो एक दूसरे के सामने हो। तुम जा सकते हो हिकल, हेल्गा ने कहा। यस मैडम, कहकर हिकल वहां से बाहर निकल आया। हेल्गा ने इस समय आंखों पर धूप का गहरा काला चश्मा लगा रखा था। इससे आर्चर को परेशानी होने लगी थी क्योंकि हेल्गा के साथ अपने संबंधों से यह पाया था कि हेल्गा की आंखों से फौरन उसके दिल का हाल पता चल जाता था और इस समय हेल्गा की आंखों पर काली ऐनक होने के कारण उसकी मनः स्थिति जानना असंभव था। आज तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो हेल्गा, आर्चर ने बात शुरू करने का प्रयास करते हुए कहा। हेल्गा ने कोई उत्तर नहीं दिया और न ही अपनी जगह से हिली। उसके दोनों हाथ अपनी गोद में थे तथा वह आराम से बैठी थी। मैं एक बुरा समाचार लाया हूँ हेल्गा, ना बताना चाहकर भी मैं बताने को मजबूर हूँ कि मेरे क्लाइंट ने फिरौती 20 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी है। हेल्गा ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और निश्चल बैठी रही। हेल्गा ने जब काफी देर तक कोई उत्तर नहीं दिया तो आश्चर्य ने कहा, तुमने मेरी बात सुनी या नहीं? मैं बहरी नहीं हूं, हेल्गा ने कहा। आश्चर्य उसकी आवाज की सख्ती से चौंक सा गया। मेरी वजह से ऐसा नहीं हुआ हेल्गा, मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। तुम यह बताओ, तुम यह रकम देने के लिए तैयार हो? हेल्गा ने अपनी जगह पर पहलू बदला। तुम्हें इनमें से कितने मिलेंगे? इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, आश्चर्य ने गुर्रा कर कहा। तुम हाँ या ना में जवाब दो। हेल्गा ने अपना सिर घुमाकर आश्चर्य की तरफ देखा, लेकिन आंखों पर काली ऐनक होने के कारण आश्चर्य उसकी आंखों से उसकी प्रतिक्रिया जानने से आशक्त था। मान लो मेरा जवाब ना है। यह सुनकर आश्चर्य बेचैन हो गया। यह तुम पर निर्भर है हेल्गा, मैं तो यह आग्रह करना चाहता हूँ कि ग्रेनविल बहुत खतरनाक लोगों के हाथ में है और यदि तुमने फिरौती देने से इनकार कर दिया तो वह ग्रेनविल का एक कान काट देंगे और मुझे मजबूर करेंगे कि वह कान तुम तक पहुंचाऊं। मैं तो एक जंजाल में फंस गया हूं। हेल्गा ने काली ऐनक के पीछे से उसे घूरते हुए कहा, तो तुम एक जंजाल में फंस गए हो? हाँ, आश्चर्य ने कहा। मैंने तुम्हें बताया है कि जिन लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है वे बहुत ही खतरनाक हैं। मुझे तुम पर तरस आता है। यह सुनकर आश्चर्य का चेहरा लज्जा एवं रोष के सम्मिश्रित रंगों से लाल हो गया। तुम खामखा में समय नष्ट कर रही हो। तुम एक शब्द हाँ या ना में उत्तर दो। तुम यह बताओ कि तुम टिमोथी विल्सन के बारे में क्या जानते हो? हेल्गा ने पूछा। टिमोथी विल्सन? आर्चर ने साश्चर्य कहा। मैं किसी टिमोथी विल्सन को नहीं जानता। तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुम पैसे देने के लिए तैयार हो या नहीं? हेल्गा ने हाथ बढ़ाकर सिगरेट उठाई और उसे होठों के साथ लगाकर सुलगा लिया। कोई समय था जब मैं तुम्हें एक अक्लमंद, समझदार और चतुर आदमी समझती थी, लेकिन जब से तुम गबनकार, लूटकार, ब्लैकमेलर और अब माफिया बने हो तब से मैं तुम्हें इस योग्य भी नहीं समझती कि तुमसे नफरत की जाए। तुम मेरा काफी अपमान कर चुकी हो हेल्गा। हर चीज की हद होती है। तुम कान खोलकर सुन लो। यदि तुम्हें अपना प्रेमी वापस चाहिए तो इस रकम का प्रबंध करके जेनेवा में एक अंकित अकाउंट में जमा करवा दो और यदि नहीं चाहिए तो वैसे जवाब दो। हेल्गा के होठों पर एक कटु मुस्कान फैल गई। मिस्टर फटेहाल आर्चर, तुम इतने अहमक हो यह मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आओ पहले मैं तुम्हें टिमोथी विल्सन के बारे में बताऊं। उसका बाप गोल्फ का एक मामूली पेशेवर खिलाड़ी था
उसने अपने बेटे को गोल्फ सिखाई और उसे भी पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी बनाना चाहता था। यह लड़का बहुत मनोहर और महत्वाकांक्षी था। हालांकि वह इस बात का दावा करता है कि वह कैम्ब्रिज का तालीम याफ्ता है, किंतु वास्तविकता यह है कि 16 वर्ष की आयु में उसने घर छोड़ दिया था और पेरिस क्लालियान होटल में बैरागिरी सीखने लगा था। यहीं पर उसने फ्रेंच भाषा सीखी थी, लेकिन उसके काम से संतुष्ट न होने के कारण उसे होटल से निकाल दिया गया था। वहां से वह इटली चला गया तथा मिलान के एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी करने लगा। यहाँ पर भी उसका काम संतोषजनक नहीं था, सो उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। अलबत्ता इस दौरान उसने इटालियन भाषा सीख ली थी। उसे मात्र एक ही चीज में रुचि रही है, औरतों में। इटली से वह जर्मनी चला आया और ओल्डन होटल में काम करने लगा। यहाँ पर उसने जर्मन भाषा सीख ली। फिर संयोग से एक संपन्न प्रौढ़ा उस पर रिझ गई और उसके साथ विवाह कर लिया। 2 वर्ष तक इस जर्मन औरत के टुकड़े तोड़ने के पश्चात जब जनाब टिमोथी विल्सन उससे ऊब गए तो उससे छोड़ छाड़ एक और संपन्न प्रौढ़ा से विवाह कर लिया। जब उससे भी ऊब गया तो उसे छोड़कर एक और संपन्न प्रौढ़ा फ्रांस ली और उससे विवाह कर उसके टुकड़े तोड़ने से पहले अपना नाम बदलकर क्रिस्टोफर ग्रेनविल रख लिया था। यह सुनकर आश्चर्य स्तब्ध रह गया। थोड़ी देर पश्चात जब उसने कुछ कहना चाहा तो हेल्गा उसे टोकते हुए बोली, ग्रेनविल उर्फ विल्सन की पुलिस मिसल की फोटोकॉपी मेरे पास है। 3 बार द्विविवाह करने के अपराध में पुलिस उसकी खोज में है। आशर अपनी कुर्सी में धंस गया था। उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था। इसी समय उसे दूसरे कमरे से टेलीफोन की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी थी। अब बोलो, अब भी चारों इक्के तुम्हारे हाथ में हैं? हेल्गा ने पूछा। इस समय हिकल वहां पर पहुंचा। मैडम, मिस्टर ग्रेनविल का फोन आया है, वे आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे ही हेल्गा ने नकारात्मक सिर हिलाया, आशर की उम्मीद की आखिरी कड़ी भी टूट गई। मैं उससे बात नहीं करना चाहती, हेल्गा ने कहा। वेरी वेल मैडम, कहकर हिकल अंदर चला आया। अर्शा ने हिकल को टेलीफोन पर यह कहते अच्छी तरह से सुन लिया था कि मैडम आपसे बात नहीं करना चाहती। हेल्गा ने अपनी ऐनक उतार कर मेज पर रख दी और अग्नेय दृष्टि से आशर की ओर देखने लगी। तुम यहाँ से दफा हो जाओ और खैर मनाओ कि मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया। आइंदा यदि तुमने मेरे घर में पग धरा तो मैं तुम्हें उसी समय पुलिस के हवाले कर दूंगी। उसी समय हिकल वहां पहुंचा और आशर को कॉलर से पकड़कर विला से बाहर निकाल दिया। जब आशर अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया तो हिकल अंदर आया। हेल्गा के हाथ मुट्ठियों की शक्ल में बिछे हुए थे और उसके होंठ क्रोध से कांप रहे थे। हिकल, सामान पैक करो, मैं कल ही यहाँ से रवाना होना चाहती हूँ। आप बहुत अक्लमंदी का सबूत दे रही हैं मैडम, कहकर हिकल अंदर चला गया और अलमारी से सूटकेस निकालकर हेल्गा का सामान पैक करने लगा। इस बीच हेल्गा परम सुख के उन क्षणों को याद करके दोहराने लगी जो उसने क्रिस के साथ गुजारे थे। क्रिस कोई चोर या हत्यारा होता तो भी मैं उसे स्वीकार कर लेती, लेकिन द्विपत्नीक, हे ईश्वर। तब वह वहां से हिकल के पास चली आई और उसके बाजू का स्पर्श करते हुए बोली, अगर तुमने मेरी आंख ना खोली होती तो मैं बुरी तरह से पिट गई होती। आप में साहस है मैडम, और जिस इंसान में साहस होता है वह कभी नहीं पिटता मैडम। अंदर आओ, बर्नी ने गुर्रा कर कहा। क्या हुआ? उसने ग्रेनविल का फोन क्यों नहीं सुना? आशा का दिल धक धक कर रहा था तथा उसका चेहरा सफेद पड़ रहा था। वह अस्थिर कदमों से चलता हुआ अंदर आया। वह पैसा नहीं देगी, आशा ने बताया। वह पैसा देगी, बर्नी ने जमीन पर थूक कर कहा। तुम्हें अक्ल नहीं है। जैसे तुम्हारा शरीर मोटा वैसे ही तुम्हारे दिमाग पर चर्बी चढ़ी है। मैं तुम्हें बताऊंगा वह कैसे पैसा देगी। आओ मेरे साथ, कहकर बर्नी आशर को अपनी कार में बैठाकर वहां ले गया जहां पर उसने ग्रेनविल को बंधक बना रखा था। आशर को देखते ही ग्रेनविल ने कहा, क्या बात हो गई थी? हेल्गा ने मुझसे फोन पर बात क्यों नहीं की? मैं उस दिन को पछताता हूँ जिस दिन तुम्हारे साथ मेरी भेंट हुई थी। तुम पूछते हो उसने तुमसे बात क्यों नहीं की? उसने इसलिए तुमसे बात नहीं की क्योंकि तुम द्विपत्नी हो
मुझे पता होता कि द्विविवाह के अपराध में जर्मन पुलिस तुम्हारी खोज में है तो मैं तुम्हारी छाया से भी दूर रहता। अपने रहस्योद्घाटन से ग्रेनविल का चेहरा सफेद पड़ गया। हेल्गा को यह सब बातें मालूम हो गई हैं। उसके पास जर्मन पुलिस द्वारा तैयार की गई तुम्हारी मिसल की फोटोकॉपी है। हेल्गा ने तुम्हारी मिसल में पढ़ा है कि तुम्हारा वास्तविक नाम टिमोथी विल्सन है तथा तुमने 3 बार द्विविवाह किया है और तुम्हारी तीनों पत्नियां जीवित हैं। हे ईश्वर, मुझे फौरन यहाँ से चले जाना चाहिए, अन्यथा वह मुझे पुलिस के हवाले कर देगी। तुम यहाँ से चले जाओगे? वाह, बर्नी ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। तुम इस भ्रम को दिल से निकाल दो, मैं देखूंगा वह कैसे पैसा नहीं देती, कहकर बर्नी ने सीटी बजाई। सीटी सुनते ही सेजेटी और बेलमोंट कमरे के अंदर पहुंच गए। उसने पैसा देने से इनकार कर दिया है। बर्नी ने सेजेटी और बेलमोंट से कहा, तुम ऐसा करो कि ग्रेनविल का एक कान काट दो। तब वह आर्चर को संबोधित करते हुए बोला, तुम्हें ग्रेनविल का रंग रंजित कार हेल्गा के पास ले जाना होगा। इस पर भी यदि उसने पैसा देने से इनकार किया तो फिर जिस दिन तक वह पैसा देने के लिए सहमत नहीं होगी उस दिन तक तुम्हें ग्रेनविल की एक कटी उंगली उसके पास ले जानी होगी। वह पैसा नहीं देगी, आशा ने बर्नी को समझाने का प्रयास किया। बर्नी ने जमीन पर थूक दिया। कोशिश करने में क्या हर्ज है, बर्नी ने कहा और बेलमोंट की तरफ मत वजह होकर बोला, तुम इसका कान काटो जैक्रॉस। ग्रेनविल की जान तुफे तुफे हो गई। बेलमोंट अपनी जेब से उस्तरा निकालकर बेलमोंट का कान काटना ही चाहता था कि ग्रेनविल ने बर्नी से कहा, तनिक रुको, मेरा कान मत काटो, मैं तुम्हें ऐसी स्कीम बता सकता हूँ जिससे तुम हेल्गा से 1 करोड़ की बजाय चाहो तो 1.5 करोड़ ले सकते हो। बर्नी ने इशारे से बेलमोंट को रोक दिया और ग्रेनविल के पास आकर बोला, क्या स्कीम है? हेल्गा की जब नींद खुली तो सुबह के 8:15 बजे थे। उसने अंगड़ाई ली और कमरे के चारों ओर एक नजर दौड़ाई। उसे यह विला छोड़ने का कोई खेद नहीं था, क्योंकि इस विला के साथ उसकी कोई प्रिय यादगार नहीं थी। उसे क्रिस का विचार आया, किंतु उसके हृदय में कोई हुक नहीं उठी। वह सोचने लगी, कुछ ही हफ्तों में मैं उसे भूल जाऊंगी और वह मेरे अतीत की एक छाया बन जाएगा। फिर वह सोचने लगी, जब एक इंसान यह सोचने लगे कि उसे किसी के साथ प्रेम हो गया है तो उसे कितना सावधान रहना चाहिए। प्रेम आखिर क्या होता है? मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं प्रेम का अर्थ कभी नहीं जान पाई और संभवतः ना ही कभी जान पाऊंगी। मेरे विचार में तो प्रेम एक अवास्तविक चीज है। कई आदमियों औरतों को ये वहम होता है कि उन्हें आपस में प्रेम है और फिर एक दिन उन्हें अचानक यह महसूस होता है कि वे एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हैं। इसके विपरीत कई मर्द औरत ऐसे होते हैं जिनके जीवन की बुनियाद ही प्रेम होता है। मेरे लिए तो प्रेम का एक ही अर्थ है, वह है यौन तृप्ति अर्थात काम। यह काम मेरे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप रहा है। मैं यह सोचती थी कि क्रिस के साथ मुझे प्रेम हो गया है, लेकिन जब हिकल ने मेरी आंख खोली तो यह मनोहर मधुरभाषी क्रिस न केवल एक द्विपत्नीक है वरन एक मक्कार 420 है। तो उसके साथ मेरा प्रेम खत्म हो गया। कुछ ही घंटों में मैं यहाँ से पैराडाइज सिटी के लिए रवाना हो जाऊंगी और मेरा नीरस जीवन शुरू हो जाएगा। वहीं बिजनेस के मामले, वही बोर्ड मीटिंग, अगले जून में 45 वर्ष की हो जाऊंगी। हेल्गा ने घड़ी की ओर देखा। 8:40 हो चुके थे। हिकल कॉफी लेकर अभी तक नहीं आया। आता होगा, नींद नहीं खुली होगी और फिर अभी मुझे कॉफी की इच्छा भी नहीं हो रही। हेल्गा ने आंखें भींच ली और ऊँघने लगी। जब उसने आंख खोली तो 9:10 हो चुके थे, लेकिन हेकल अभी तक नहीं आया। हेल्गा अपने बिस्तर से उठी और गाउन पहनकर हेकल को किचन में देखने चली गई। हेकल किचन में नहीं था। हेल्गा ने सोचा शायद दूध फट गया हो और दूध लेने गया हो। सुबह बाहर आई, वहां पर हेकल की कार ज्यों की त्यों खड़ी थी। हेल्गा ने किचन से वापस आकर रेफ्रिजरेटर खोलकर देखा तो उसमें दूध के 3 कार्टन पड़े थे। तब हेल्गा हिकल के क्वार्टर में गई। हिकल वहां भी नहीं था। तब हेल्गा ने सारा विला छान मारा, लेकिन हेकल कहीं नहीं मिला। प्रतिक्षण उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी।
वह सोचने लगी, मुझे पुलिस को सूचित कर देना चाहिए। इस इरादे से उसने अपने कमरे में पग धरा ही था कि जहां की तहां खड़ी रह गई, स्तब्ध। एक दुष्ट सा आदमी उसके होठों के बीच सिगरेट लटक रहा था, उसके कमरे में बैठा था और क्रूर दृष्टि से हेल्गा की ओर देख रहा था। उसके हाथ में ड्रिल मशीन थी। तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? हेल्गा ने अपने आप पर काबू पाकर पूछा। आपसे बिजनेस की बात करने आया हूँ। चूंकि वह टुच्चा आपको कायल नहीं कर पाया, सो मुझे आपके पास आना पड़ा। तुम चाहते क्या हो? 1.5 करोड़ बॉन्ड्स के रूप में, बर्नी ने ड्रिल मशीन से मेज पर सुराख करते हुए कहा। आपका नौकर हिकल मेरे कब्जे में है। ग्रेविल ने मुझे बताया है कि वह आपके लिए बहुत महत्व रखता है। वह कहाँ पर है? हेल्गा ने पूछा। आप और मैं अभी उससे मिलने चलेंगे। तब आपको आभास होगा कि यह ड्रिल मशीन कितनी बढ़िया औजार होता है। यदि आपने पैसा देने से इनकार किया तो मैं आपको इस ड्रिल मशीन का प्रदर्शन दूंगा, जिसे देखकर आप पैसा ना देने का इरादा बदल देंगी। आइए मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। बर्नी दुष्टात्मक ढंग से हेल्गा की ओर देखने लगा। आप मेरे साथ आइए। आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपके नौकर के पैरों में इतना बड़ा सुराख कर दूंगा कि वह जीवन भर चल नहीं पाएगा। यह सुनकर हेल्गा का चेहरा विवर्ण हो गया। मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। हेल्गा अस्थिर कदमों से अपनी जगह से उठती हुई बोली। मुझे मालूम था कि आप एक अक्लमंद औरत हैं। आप अपने बैंक को फोन कीजिए कि 1.5 करोड़ के बियर बॉन्ड्स बनवाकर आपको भिजवा दे। हेल्गा फोन के पास चली आई। वह बैंक का नंबर डायल करना ही चाहती थी कि उसे अपने पीछे से आवाज आई। अब इसी की कोई जरूरत नहीं मैडम। हेल्गा ने घूमकर पीछे देखा तो दरवाजे की चौखट पर हेकल खड़ा था तथा उसके दाएं बाएं 2 सशस्त्र सिपाही खड़े थे, जिन्होंने अपने रिवॉल्वर बर्नी की ओर लक्ष्य कर रखे थे। बर्नी उन रिवॉल्वरों को अपनी ओर से उदृष्टि देखकर अपनी जगह से खड़ा हो गया और अपने हाथ ऊपर कर लिए। तब उन्होंने बर्नी के हाथों में हथकड़ी डाली और पुलिस वाहन में बैठाकर अपने साथ ले गए। उनके जाते ही हेल्गा ने हिकल के गले में बाहें डाल दी और सिसक सिसक कर रोने लगी। हिकल पितावत हेल्गा का सिर थपथपाने लगा। मैडम, आप धीरज रखिए। आप रो रही हैं। बड़े घर की औरतें अपने आप पर संयम रखती हैं और आप असंयमित हो रही हैं। आप मुंह हाथ धोइए। मैं भी आपके लिए सुबह की कॉफी लाता हूँ। तनिक देर पश्चात जब हिकल कॉफी लेकर आया तो हेल्गा ने जिद करके उसे अपने साथ कॉफी पीने के लिए अपने सामने बैठा लिया। हिकल की उपस्थिति से हेल्गा को ऐसा लग रहा था मानो वह बिल्कुल सुरक्षित हो। हेकल, अब तुम मुझे पूरी घटना सुनो। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा मैडम। यह तो आप जानती हैं कि मिस्टर ग्रेनविल के बारे में मैंने अपने भतीजे दामाद जीन फॉकन को फोन किया था। लेकिन आप यह नहीं जानती कि मैंने फॉकन को सारी स्थिति से अवगत करा दिया था कि मिस्टर ग्रेनविल का नकली अपहरण किया गया है और मिस्टर आशर ने उसको वापस लौटाने के लिए 20 लाख की फिरौती मांगी है। फॉकन ने स्विस पुलिस को चौकस कर दिया। यहाँ के इंस्पेक्टर ने गत 2 दिनों से विला पर निगरानी रखी हुई थी। वह ये जानना चाहता था कि आशर एवं ग्रेनविल कौन सी जगह पर छिपे हुए हैं। उस दिन जब मैंने आशर को कॉलर से पकड़कर विला से बाहर निकाला था तो एक पुलिस अधिकारी आशर का पीछा करता हुआ पैराडिसी पहुंचा था, जहां पर आशर ने एक विला किराए पर ले रखा था। वहां पर उसने बर्नी को देखा। पुलिस वाले काफी समय से बर्नी के पीछे लगे हुए थे, किंतु कोई प्रमाण न होने के कारण उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहे थे। तब पुलिस बर्नी और आशा का पीछा करते हुए उस जगह पहुंची जहां पर उन्होंने मिस्टर ग्रेनविल को बंधक बनाकर रखा हुआ था। पुलिस ने उस जगह की निगरानी करनी शुरू कर दी। उधर जब बर्नी को यह पता चला कि आपको मिस्टर ग्रेनविल में कोई रुचि नहीं रही तो उसने मेरा अपहरण करने की योजना बनाई। पुलिस बर्नी की इस साजिश से सर्वथा अपरिचित थी, लेकिन हमारे विला पर उन्होंने पूरी निगरानी रखी हुई थी, सो घबराने की कोई बात ही नहीं थी। सो आज सुबह जब मैं यथापूर्व विला का दरवाजा खोलने गया तो 2 बदमाशों ने मुझे जकड़ लिया और कार में बैठाकर उस जगह ले गए जहां पर आर्शर और ग्रेनविल थे। वहां पर यह बर्नी भी मौजूद था।
पुलिस ने वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की। तब बर्नी आपको धमकी देने के लिए चला आया। फिर इंस्पेक्टर के आदेशों पर आर्शर एवं ग्रेनविल को हिरासत में ले लिया गया। तत्पश्चात इंस्पेक्टर मुझे अपने साथ लेकर यहाँ चला आया। हम सब जब यहाँ पहुंचे तो बर्नी आपको धमकी दे चुका था और आप फोन करने जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ वह आप जानती ही हैं। ये सारा किस्सा है। इंस्पेक्टर ने मुझे बताया है कि ग्रेनविल को जर्मन पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। बर्नी और उसके दो गुंडों को पर चोरी का माल रखने के जुर्म में मुकदमा चलाया जाएगा, क्योंकि बर्नी के घर से काफी मात्रा में चोरी का माल बरामद हुआ है। इंस्पेक्टर बाजी कह रहा था कि मैं अपहरण का केस नहीं दर्ज करूंगा, क्योंकि उसमें आपके लिए परेशानी होगी। और आर्शर? हेल्गा ने पूछा। मिस्टर आर्शर को अभियोगित करने में एक समस्या सामने पेश आती है। वह उल्टा सीधा बकेगा। जैसे मिस्टर रॉल्फ ने उस पर गबन का मुकदमा नहीं चलाया था, उसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि बेहतर यह होगा कि आप भी आर्शर के विरुद्ध कोई कार्रवाई ना करें। अलबत्ता इंस्पेक्टर ने आर्शर को स्विट्जरलैंड से निर्वासित करने का फैसला कर लिया है और उसे यहाँ वापस आने की अनुमति नहीं होगी। हेल्गा आदरणीय दृष्टि से हेकल की ओर देखने लगी और सोचने लगी, कितना महान एवं दूरदर्शी है यह आदमी। इसने मेरी लाज बचाने के लिए आर्शर के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने दी। यह मेहरबान है। यह भली भांति जानता है कि किसी समय आर्शर के साथ मेरे प्रेम संबंध थे, और यदि आर्शर के खिलाफ कार्यवाही की गई तो डंके की चोट पर यह दुनिया को सुनाएगा कि वह मेरे यानी संसार की सबसे संपन्न औरत के साथ किसी समय अपने ऑफिस पर रति क्रिया किया करता था। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक किया, हेल्गा नजरें चुराकर बोली। तो अब मामला निमट गया। हाँ, यह मामला तो निमट गया, लेकिन अभी आगे का काम बाकी है। 3 बजे आपको न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़नी है और इस बीच मुझे सामान पैक करना है। हेकल ने कॉफी की ट्रे उठाई और जरा रुक कर कहा, मैडम, आइंदा से आप ठीक दाम लगाया कीजिए। मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं हूँ कि जिसके लिए आप 1.5 करोड़ की फिरौती देने के लिए सहमत हो गई थी। बहरहाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कहकर हिकल किचन में चला गया। इंस्पेक्टर को वो हंसमुख एवं बातूनी पाकर आर्शर को बड़ा आश्चर्य हुआ। यदि आर्शर को मालूम ना होता कि पुलिस इंस्पेक्टर है तो वह कभी अनुमान ना लगा पाता। आर्शर को जब यह बताया गया कि उसे गिरफ्तार न कर स्विट्जरलैंड से निर्वासित कर लंदन भेजा जा रहा है तो शांति का एक दीर्घ श्वास लिया था। तब इंस्पेक्टर आर्शर को अपनी कार में बैठाकर एयरपोर्ट ले आया था। तभी उन्हें बताया गया था कि लंदन की फ्लाइट लेट जाएगी, सो वे लाउंज में बैठकर आपस में बातें करने लगे थे। मैं आपको एक बात फिर से याद दिला दूं मिस्टर आर्शर, इंस्पेक्टर ने कहा, कि आप यहाँ स्विट्जरलैंड वापस आने का प्रयास मत करना, अन्यथा। मुझे अच्छी तरह मालूम है, आर्शर ने कहा। आप बड़े भाग्यशाली हैं मिस्टर आर्शर कि इतने ठोस प्रमाण होने पर भी मिसेस रॉल्फ ने आप पर मुकदमा नहीं चलाया, नहीं तो आपको स्विट्जरलैंड की गंदी जेल में कई वर्षों की सजा काटनी पड़ती। मिसेस रॉल्स ने कुछ कारणों से मुझ पर मुकदमा नहीं चलाया, आर्शर ने बताया। बड़े लोग हमेशा किसी वजह से ही खामोश रहते हैं, यह मैं अच्छी तरह समझता हूँ, बाजी ने गोलमोल शब्दों में टिप्पणी की। इसी समय लाउंज के अंदर हल्की सी हलचल मच गई थी। सभी लोग लाउंज के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगे थे। आर्शर ने भी उस तरफ देखा तो उसका दिल धक से रह गया। हेल्गा लाउंज के अंदर प्रवेश कर रही थी। एयरपोर्ट का स्टाफ उसके आगे पीछे मंडरा रहा था। प्रेस फोटोग्राफर फोटो खींचने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। यह तो मिसेस रॉल्फ हैं, इंस्पेक्टर बाजी ने कहा। बहुत ही खूबसूरत औरत है। हेल्गा की अंदाज देखकर आशा का चेहरा लटक गया। वह सोचने लगा, इसका आशय है कि हेल्गा ग्रेनविल को बिल्कुल भूल गई है। उसके चेहरे पर दुख का नामो निशान तक नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर तो चमक और रौनक है। कितनी चतुर औरत है। यदि मेरा अपहरण योजना सफल हो गई होती तो इस समय मैं भी वीआईपी लाउंज में बैठा होता तथा दाएं बाएं एयरपोर्ट के खाद्य प्रबंधक खड़े होते। वाकई बहुत खूबसूरत औरत है, इंस्पेक्टर ने अपनी बात दोहराकर कहा। मैंने सुना है कि किसी समय आपको मैडम रॉल्फ के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त था।
आशा ने इंस्पेक्टर की बात नहीं सुनी थी। उसका ध्यान एक मनोहर आदमी को देखने में लगा हुआ था जो अभी अभी लाउंज में दाखिल हुआ था। उसका कद लंबा, चेहरा अंडाकार, कान लंबे, सिर बड़ा, होठ गुलाबी थे, बाल काले, सघन एवं घुंघराले थे। उसके व्यक्तित्व से यौनाकर्षण टपक रहा था। इंस्पेक्टर भी आर्चर की नजरों का पीछा करता हुआ उस दिशा में देखने लगा। ओह, तो आप मैसम हेनरी दा विलियर को देख रहे हैं। यह तो फ्रांस के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं। इनके बारे में अफवाह है कि निकट भविष्य में ही ये अमेरिका में फ्रांस के राजदूत बनने वाले हैं। दो फोटोग्राफर दा विलियर के निकट पहुंचकर उनका फोटो लेने लगे थे। दा विलियर उनकी ओर देखकर मुस्कुराए। तभी एयरपोर्ट का एक अधिकारी वहां पहुंचा और उनकी अगुवाई करता हुआ उसे लॉन्ज में लेवा लाया। आशर के मुंह से ईर्ष्या भरी एक लंबी सांस निकल गई। उसी समय माइक पर न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट की घोषणा होने लगी। देखो, वे जा रहे हैं, इंस्पेक्टर ने घूमकर आशर की ओर देखते हुए कहा। आशर विमान की ओर बढ़ती हुई हेल्गा को देखने लगा। हेल्गा के पीछे कुछ फासले पर द विलियर चल रहा था। पीछे पीछे दो अन्य आदमी चल रहे थे। हेल्गा बड़ी शांति और आत्म अभिमान से भरी पग उठाती जा रही थी और उसे देख देख कर आशर का हृदय घृणा की ज्वाला से जला जा रहा था। आधे रास्ते पर हेल्गा के हाथ से कोई चीज नीचे गिरी। दूरी की वजह से आशर उसे स्पष्ट तो ना देख पाया, लेकिन उसके अंदाज के मुताबिक वह चीज रुमाल थी। रुमाल स्वयं ही गिरा था या हेल्गा ने उसे जानबूझकर गिराया था, इसका दृष्टिपात आशर नहीं पा पाया, लेकिन यह उसने स्पष्ट देख लिया कि दावाली विलियर ने उस रुमाल को उठाया था और तेज तेज डग भरते हुए हेल्गा के करीब पहुंच गया था। हेल्गा रुकी और दा विलियर से रुमाल लेकर एक कभार भरी मधुर मुस्कान से उसकी ओर देखने लगी। फिर उन दोनों में ना जाने क्या बात हुई थी कि दोनों एक साथ विमान की ओर बढ़ने लगे थे। इंस्पेक्टर की अनुभवी आंखों से ये सब छिपा ना रह सका। बहुत तेज तर्रार औरत है, इतनी जल्दी तारतम्य बना लिया, इंस्पेक्टर बड़बड़ाया। वे आराम से ही तेज तर्रार रही है इंस्पेक्टर, और आगे भी रहेगी, आशर कड़े स्वर में बोला। फिर जैसे ही उसने लंदन जाने वाली फ्लाइट की घोषणा सुनी, उठकर खड़ा हो गया। गुड नाइट मिस्टर आशर, मेरी शुभकामनाएं। इंस्पेक्टर ने उसकी ओर विदा सूचक हाथ हिलाकर विदा किया। धन्यवाद, आशर बोला और थके थके कदमों से विमान की ओर बढ़ा चला। यद्यपि वह अच्छी तरह जानता था कि इंस्पेक्टर की शुभकामनाएं भी उसके भाग्य चक्र को नहीं बदल पाएंगी। ये उपन्यास यहीं पर समाप्त होता है। अगले नए उपन्यास और कहानी के साथ आपके सामने शीघ्र उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।